नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा हाईजैक जिसे हुए तकरीबन 53 साल बीत गए पर आज तक पुलिस इस केस को सुलझा नहीं पाई। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी में पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक अकेले शख्स ने प्लेन हाईजैक कर $2 लाख की लूट करी और उड़ते प्लेन से गायब हो गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं है, जिसे आज तक ना तो कोई पुलिस पकड़ पाई और ना ही FBI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी। मैं हूं आदित्य पारिक और आप देख रहे हैं शिवा स्ट्रीम। बात है 24 नवंबर 1971 की। अमेरिका के जो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट होती है जो पोर्टलैंड से उड़ान भरती है सियाटल शहर के लिए। तकरीबन हाफ आवर की ये फ्लाइट होती है। फ्लाइट में जो तकरीबन 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर होते हैं। इन्हीं 36 पैसेंजर के बीच में एक पैसेंजर होता है जिसका नाम होता है डैन कूपर। सूट व टाई पहने, साथ ही ब्लैक चश्मा लगाए, वेल बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला है शख्स प्लेन के जो बिल्कुल पिछले हिस्से में जाकर बैठा होता है। प्लेन में जो एक एयर होस्टेज होती है फ्लोरेंस शार्पनर, उसे शख्स बार बार नोटिस करता है जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। थोड़ी देर बाद यह शख्स उसे अपने पास बुलाता है और उसे एक लेटर देता है। शार्पनर को लगता है कि शायद ये शख्स मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, तो वो इस लेटर को सीरियस नहीं लेती है और इसे बिना पढ़े अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद जब कूपर को लगता है कि शार्पनर ने उसका लेटर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि आपको इस लेटर को इग्नोर ना करके पढ़ लेना चाहिए। तो जो शार्पनर जब लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि मिस, I have a bomb in my suitcase and I want you to sit by me। जब शार्पनर इस लेटर को पढ़ती है तो वो डर जाती है और कूपर के पास आकर बैठ जाती है। डैन कूपर उसे अपना सूटकेस खोल के दिखाता है जिसमें 2 करीब सिलेंडर नुमा चीज और लाल वायर का गुच्छा और एक बैटरी होती है, जिसे शार्पनर को यकीन हो जाता है कि इस शख्स के पास वाकई में एक बम है। इसके बाद कूपर शार्पनर को बोलता है कि मुझे $2 लाख चाहिए, वो भी कैश, साथ ही 4 पैराशूट, 2 आगे और 2 पीछे के, साथ ही प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए एयरपोर्ट पर एक ऑयल का टैंकर, साथ ही किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश करी तो मैं जो प्लेन है इसे बॉम्ब से उड़ा दूंगा। शार्पनर कूपर का ये लेटर लेकर पायलट केबिन में जाती है और वहाँ इस लेटर के बारे में बताती है। पायलट नज़दीकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATS से संपर्क करते हैं और इसके बारे में बताते हैं। ATS FBI और लोकल पुलिस को बताती है कि जो बोइंग 727 है इसे हाईजैक कर लिया गया। कुछ देर बाद जो एयरलाइन के मालिक होते हैं डोनाल्ड नॉर्पे, उनको इन सब के बारे में पता चलता है कि उनका जो ये प्लेन है हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर ने $2 लाख की डिमांड रखी है। नॉर्पे हाईजैकर की शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाईजैकर के साथ हर तरह से सही बिहेव करे, और वो शर्त मानने को तैयार इसलिए हो जाते हैं कि हाईजैकर जैसी खबर अगर ज़्यादा लीक हुई और हाईजैकर ने कोई गलत कदम उठाया तो उनका जो एयरलाइन का बिजनेस है इसको बड़ा नुकसान हो सकता है। रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए वो $2 लाख देने को तैयार हो जाते हैं। हाईजैकर तक एक मैसेज पहुंचाया जाता है कि उसकी $2 लाख की डिमांड पूरी कर दी जाएगी, लेकिन $2 लाख जैसी मोटी रकम का इंतजाम करने में उन्हें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके बाद नॉर्पे API के साथ बैंक से संपर्क करते हैं। उस समय बैंक में इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए नोटों के अलग से नोटों के बंडल होते थे जिनमें हर नोट पर लिखा सीरियल नंबर नोटेड होता था, जिससे बाद में एक्यूज को पकड़ने में आसानी रहे। पर फिर भी $2 लाख जैसी बड़ी रकम अरेंज करने में काफ़ी समय लगना था। तो प्लेन के पायलट को बताया जाता है कि जब तक पैसों का अरेंजमेंट ना हो प्लेन को सियाटल शहर के चारों तरफ राउंड में घुमाते रहें। और प्लेन में एक मैसेज अनाउंस कर दिया जाता है कि खराब मौसम की वजह से प्लेन के लैंड होने में कुछ समय लग सकता है। 3 घंटे के बाद पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद प्लेन को सियाटल एयरपोर्ट के नॉर्थ एयर स्ट्रिप पर जो मेन एयरपोर्ट से काफ़ी दूर होता है वहाँ लैंड कराया जाता है। और एयरलाइन कंपनी का एक एम्प्लॉय $2 लाख से भरा बैग और 4 पैराशूट लेकर प्लेन तक आता है और ये सब चीज़ें डैन कूपर तक पहुंचाई जाती है। कूपर को जब पैसे मिल जाते हैं तो सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर को प्लेन से उतार देता है। अब प्लेन में बस डैन कूपर, पायलट और एक एयर होस्टेस टीना मैक्लो बसती है। प्लेन को कूपर की शर्त के मुताबिक वापस से रिफ्यूलिंग किया जाता है और सियाटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करवा दिया जाता है। डैन कूपर जो पायलट होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ मोड़ दिया जाए और प्लेन की जो विंग है इन्हें 15 डिग्री मोड़ दे और प्लेन की हाइट 10,000 फीट से ज़्यादा ना हो, जो स्पीड है वो 100 नॉट तक होनी चाहिए। डैन कूपर के मुताबिक प्लेन मैक्सिको सिटी की
तरफ उड़ान भर देता है। तकरीबन 7:30 बजे की बात थी। उस समय काफ़ी अंधेरा हो चुका था। कुछ समय बाद डैन कूपर टीना मैक्लो को पायलट केबिन में जाने का इशारा करता है। टीना मैक्लो पायलट केबिन में चली जाती है। कूपर पैसों के जो बैग होता है उसे एक पैराशूट को फाड़कर उसमें पैसों के बैग को पैक कर लेता है और प्लेन से एस्केप करने की पूरी तैयारी कर लेता है। कुछ समय बाद पायलट केबिन में सायरन बनने लगता है जो इंडिकेट करता है कि पीछे की तरफ जो स्टेयर केस है उसे खुलने की। उस समय के जो प्लेन होते थे बोइंग 727 उनमें पीछे की तरफ भी इमरजेंसी लैंडिंग या इमरजेंसी एस्केप के लिए एक स्टेयर केस होता था जो प्लेन से कूदने के लिए काम में लिया जाता था। कूपर प्लेन से जंप कर जाता है और अलार्म बजने के बाद पायलट को पता चलता है कि पिछला स्टेयर केस खुला है और स्टेयर केस खुलने की वजह से प्लेन टिल्ट करने लगता है। पायलट प्लेन को फिर से रिसेंटर करता है। कूपर को प्लेन से जंप करे कुछ ही समय हुआ था। पायलट जब केबिन से निकल के पीछे आते हैं तब कूपर प्लेन से जंप कर चुका था और उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उस समय के प्लेन में आज की तरह केबिन के पीछे झांकने के लिए किसी तरह का होल नहीं होता था। प्लेन नज़दीक के रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया जाता है। कुछ समय बाद लोकल पुलिस और FBI वहां पहुंचते हैं। प्लेन की तलाशी ली जाती है। प्लेन में कुछ फटे पैराशूट के टुकड़े, कूपर की टाई पर लगा एक ब्रोंज और कुछ सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जिन्हें कूपर ने प्लेन में पिया था। उस समय प्लेन में स्मोकिंग अलाउ थी, पर FBI के हाथों ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं लगता है जिससे कूपर के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटा पाए। इस तरह से ये एक ऐसा रहस्यमय हाईजैक था जिसके केस का आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। इसके बाद ना तो डैन कूपर को किसी ने देखा, नहीं उसके द्वारा लूटे गए पैसों का कोई सुराग लगा। अगले दिन FBI एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन नारजैक। कूपर के प्लेन से जंप की टाइमिंग और उस टाइम के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो लोकेशन होती है उसके आधार पर उसकी जो कूपर की संभावित लोकेशन पर तलाशी की जाती है। कई तरह की बोट्स, हेलीकॉप्टर और लोकल सर्च टीम की मदद से चारों तरफ कूपर की तलाशी की जाती है। काफ़ी तलाश के बाद भी कूपर का कोई पता नहीं चलता है। ये सर्च ऑपरेशन कई साल चलता है। जंगल, रिवर, कैनाल, आसपास के गांव, शहर, लोकल मार्केट की शॉप पर कूपर द्वारा लूटे गए नोटों की सीरियल के आधार पर तलाशी की जाती है, पर ना तो कूपर के बारे में कोई जानकारी मिलती है ना ही पैसों के बारे में। इस तरह से तकरीबन 45 साल तक सर्च ऑपरेशन के बाद भी केस में कोई कामयाबी हासिल ना होने के कारण साल 2016 में FBI कोर्ट में एक फाइल दायर करती है और इस तरह से केस को ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। डैन कूपर केस के स्टेटमेंट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उन पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले शायद ये आज तक का पहला ऐसा हाईजैक होगा जिसमें पैसेंजर को प्लेन से उतरने के बाद तक पता नहीं चलता है कि जिस प्लेन में वो सफर कर रहे थे वो प्लेन हाईजैक हो चुका था और हाईजैकर उनके बीच सफर कर रहा था, जिसके बाद एक खतरनाक बॉम्ब था। दूसरा डैन कूपर जिसे केस के बंद होने तक DP कूपर के नाम से जाना जाता था, यहाँ तक कि उसका केस भी कोर्ट में DB कूपर के नाम से चल रहा था। उसका असली नाम डैन कूपर था। हुआ यूँ था कि जब हाईजैक जैसी खबर लीक होती है तो एक पत्रकार जल्दबाजी में डैन कूपर की जगह DB कूपर समझ लेता है और न्यूज़ को DB कूपर के नाम से पब्लिश कर देते हैं, जिससे दूसरे जो पत्रकार होते हैं उसे कॉपी करने लग जाते हैं और डैन कूपर का नाम DB कूपर के नाम से वायरल हो जाता है। तीसरा, जब डैन कूपर ने प्लेन से जंप किया था तो उस समय मौसम काफ़ी ख़राब था। ये वो टाइम था जब अमेरिका में काफ़ी ठंड होती है। डैन कूपर ने जब जंप किया था तो उस टाइम की लोकेशन के अकॉर्डिंग या तो किसी रिवर में या किसी कैनाल में या काफ़ी बड़े बड़े पेड़ों से घिरे जंगल में गिरा होगा जहाँ कई तरह के हिंसक जंगली जानवर मौजूद थे। अगर कूपर रिवर में गिरा होगा तो शरीर पर बंधे नोटों के पैकेट की वजन से वो तैर नहीं पाया होगा। दूसरा, उस समय पानी इतना ठंडा था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा और हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी मौत हो गई होगी या जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। साथ ही अमेरिकी पैराशूट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कूपर ने जो कपड़े पहने थे वो इतने ऊंचाई से जंप करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे, तो कूपर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया होगा और उसकी सेफ लैंडिंग लगभग नामुमकिन थी। चौथा, कूपर इस घटना के बाद काफ़ी लोगों ने हाईजैक कॉपी कर इस तरह के हाईजैक की वारदात को अंजाम दिया और वो सभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। तो जब वो हाईजैक करने के बाद सेफ लैंडिंग कर लेते हैं और बच जाते हैं तो पॉसिबल है कि कूपर भी बच गया होगा। साल 1980 में एक बच्चे को नज़दीक नदी के पास नोटों के कुछ बंडल मिलते हैं। वो अपने पिता को जब इन पैसों के बारे में बताता है तो उसके पिता FBI को इन पैसों के बारे में जानकारी देते हैं। FBI जब नोटों के सीरियल नंबर चेक करवाती है तो ये वही नोट थे जिन्हें कूपर ने लूटा था। बाद में
केस में वापस रफ्तार पकड़ता है। काफ़ी तलाशी की जाती है, नदी के आसपास के जो एरिया होता है उसके तैराकों की मदद से तलाशी की जाती है। लोकल मार्केट, आसपास के गांव शहर में तलाशी की जाती है। कूपर का कोई सुराग नहीं लगता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बनाई। कुछ का कहना था कि कूपर एक टाइम ट्रेवलर था और वो वापस उसी समय में चला गया, और दूसरा जो अगर वो टाइम ट्रेवलर नहीं होता तो उसका कुछ ना कुछ सुराग जरूर लग जाता। इस तरह से ये एक ऐसी रहस्यमयी हाईजैक था, आज तक सदी का एक ऐसा रहस्यमयी हाईजैक था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। नमस्कार।